हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा चैप्टर है। मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट में दे के रखा है सेक्शन 9 की बात। क्या कहता है सेक्शन 9? सेक्शन 9 जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन में वो बातें लिखी रहती है जिसके वजह से आपका जीएसटी लगता है। एक मिनट जी। चार्जिंग सेक्शन आपका ये बताता है जिसकी वजह से आपका जीएसटी लगेगा। जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट ने, आपको पता ही है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों सेम रेट ऑफ टैक्स एक सप्लाई पे लगाते हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन विद इन सेम स्टेट होगी तो जीएसटी एक्ट बोलता है कि सप्लाई अगर विद इन सेम स्टेट होगी तो उस सप्लाई पे हम आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। सेम बात उस स्टेट की जीएसटी एक्ट में भी लिखी होगी। सपोज करिए उन्होंने बोला कि अगर कोचिंग सर्विसेज है, सीजीएसटी एक्ट बोलेगा हम इस सप्लाई पे 9% जीएसटी लेंगे। तो ये कहाँ पे लिखा रहेगा? सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 में। और अगर उन्होंने बोला कि एसजीएसटी में भी हम सेक्शन 9 के हिसाब से लेंगे तो ये भी लिखा होगा सेक्शन 9 में। ओके सर। सर ये यूटी जीएसटी क्या होता है? आपको पता होगा कि यूटी का जो फंक्शन होता है, यूटी को स्टेट और यूटी में सबसे बड़ा अंतर होता है कि स्टेट को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहां के एडमिन होते हैं, उनकी विधानसभा होती है जिसमें स्टेट अपना जीएसटी एक्ट पास कर सकता है। लेकिन यूटी को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? यूटी को एडमिनिस्ट्रेट करता है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो ही एडमिनिस्टर करता है। उनके पास कोई अपना विधानसभा नहीं है जहां से वो क्या कर सके, उस यूटी को मॉनिटर कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट को एक अलग से यूटी जीएसटी एक्ट बनाना पड़ा। एक मिनट जी। गवर्नमेंट को यूटी जीएसटी एक्ट बनाना पड़ा और उसमें भी ये बातें लिखी गई। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि सीजीएसटी एक्ट हो गया, स्टेट जीएसटी एक्ट हो गया, यूटी जीएसटी एक्ट हो गया, इन्होंने बोला कि हम उसी सप्लाई पे जीएसटी लेंगे जो कि इंट्रा स्टेट हो या विद इन सेम यूटी हो, हम उसी पे लेंगे। उसमें दो जीएसटी लगेंगे, आप देखे होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई की कोई बात नहीं की। इसका मतलब सीजीएसटी एक्ट अगर दिल्ली वाला यूपी में खरीदेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट कहता है कि हम इस पे कोई भी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लेंगे। तो सर क्या इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई में नहीं लगेगा? नहीं, इसको लिखना चाहती थी सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, इसको भी टैक्सेबल करना चाहती थी। लेकिन इसमें मुद्दा क्या था कि अगर इसमें स्टेट करती तो इसमें दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता। एक सेलिंग स्टेट जहां से गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं, एक बाइंग स्टेट जो स्टेट गुड्स परचेज कर रहा है। अब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि सेलिंग स्टेट कहता था कि ये मेरी रेवेन्यू है, बाइंग स्टेट कहता है ये मेरी रेवेन्यू है। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए हम एक अलग से एक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा आईजीएसटी एक्ट। और इसका सेक्शन 5 बोलेगा कि इंटर स्टेट सप्लाई पे जो जीएसटी लगेगा उसमें इन्होंने बताया कि अगर 9% रेट और 9 सपोज करो मैं बुक्स बेचता हूँ, तो बुक्स अगर मैं बेच रहा हूँ विद इन यूपी तो सीजीएसटी लग गया। लेकिन मेरी बुक्स अगर महाराष्ट्र के पास जा रही है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हुआ। और इस पे कोई भी सप्लाई पे इन्होंने बोला कि सीजीएसटी एसजीएसटी को मर्ज करके इंटीग्रेट करके एक 18% का रेट कस्टमर से लिया जाएगा। और ये कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और उसके बाद इसका रेवेन्यू शेयर इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बीच में रखेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आईजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो इस बात को कहता है कि कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो इसमें जीएसटी
कौन पे करेगा? ऑब्वियसली सर, इसमें आईजीएसटी में इंटरस्टेट सप्लाई में जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा। रेट का अभी पता नहीं, तो इसीलिए रेट रेट क्या होगा, 9 अगर है तो गवर्नमेंट वहां इंटीग्रेट करके सिंगल रेट से टैक्स लेगी और 18% कस्टमर से कलेक्ट करेगी। उसके बाद इसका रेवेन्यू शेयर करेगी किस गवर्नमेंट के साथ? मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां पे गुड्स एक्चुअल में कंज्यूम हो रहे हैं, जो बायर स्टेट है, गवर्नमेंट उससे अपना रेवेन्यू शेयर करेगी। सर ऐसा क्यों? इंटरस्टेट सप्लाई में गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहे थे सर? स्टेट में रेवेन्यू किसके पास थी? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई किया गया है। तो आज हम फटाफट से जीएसटी में पूरा सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 9। उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या? लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। आप नोट्स देख सकते हैं यहाँ पे। लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। सीजीएसटी एक्ट ने क्या बोला? जीएसटी शैल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आपने गुड्स की सप्लाई की, आपने सर्विसेज की सप्लाई की, या आपने बोथ की सप्लाई की, तो जीएसटी इस सप्लाई के ट्रांजैक्शन में लगेगा, लेकिन एक पे नहीं लगेगा। वो क्या होगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो दारू ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होगी उस पर नहीं लगेगा। सर क्यों, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट दारूबाज को छोड़ना चाहती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जब जीएसटी एक्ट बन रहा था तो स्टेट ने ऑब्जेक्शन किया था कि मेरे सारे रेवेन्यूज आप खत्म कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आज की डेट में भी स्टेट एक्साइज का जो रेट है वो काफी ज्यादा है, 50 to 60% एक्साइज, स्टेट एक्साइज ड्यूटी होगा। और इसको कौन, इसकी स्टेट एक्साइज होगा तो इसमें सिर्फ 1% शेयर करेगा, वो होगा स्टेट। इसलिए इसको बोला गया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा। अगर आप बार में कभी गए हो तो आप देखेंगे रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाएंगे और बाहर से अगर सामान मंगवाएंगे तो इसपे दो बिल आपको दिया जाएगा। एक जीएसटी बिल खाने का, क्योंकि वो रेस्टोरेंट सर्विस इज कवर्ड अंडर जीएसटी, लेकिन अल्कोहलिक लिकर पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, स्टेट एक्साइज ऑलरेडी लगा रहता है। तो इसमें आपको जीएसटी फ्री एक बिल होता है, बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं जिसको, वो हम इनवॉइस वाले चैप्टर में देखेंगे, तो वो दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर? एक क्वेश्चन और, अल्कोहलिक लिकर सर काफी मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, या तो सर सेंट अगर हो गया, थिनर हो गया, और ये सारी चीजें हो गई, तो इसमें भी आप देखेंगे ओल्ड स्पाइस का शेव लोशन, ओल्ड स्पाइस का शेविंग लोशन में भी अल्कोहल का यूज होता है। क्या वो भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है? तो क्लियर करना चाहूंगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन इज कवर्ड अंडर जीएसटी। अगर अल्कोहलिक लिकर मैं बना रहा हूं और मैं ड्रग कंपनी को दे रहा हूं फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन, तो ये जीएसटी पे कवर होगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर टॉयलेट प्रिपरेशन है तो वो भी जीएसटी में कवर होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। ये जो आप बता रहे थे ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला, ये बता दीजिए भाई। इसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ने क्लियर किया कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको रटे होने चाहिए। सबसे तो इन्होंने पहले बोला पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है और क्रूड ऑयल से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला प्रोडक्ट इन्होंने बोला कि आज की डेट में इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या सरकार कोई एहसान कर रही है? आपको बताना चाहूंगा कि इस पे इतने टैक्सेस लगा देती है सरकार की, इसमें जो जी टैक्सेस का रेट है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे ले, चाहे आप उसको सरचार्ज के नाम पे ले, या किसी भी नाम से ले, 68%। लेकिन जीएसटी अगर इसमें लगा दिया गवर्नमेंट ने तो 40% से ज्यादा वो कभी कवर ही नहीं कर सकती जीएसटी। इसीलिए इसको एम्बिट से बाहर निकाला गया है। मतलब आप समझिए, अगर जीएसटी लग गया तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको, हो सकता है कि पेट्रोल आपको अभी 96 का मिल रहा है, वो 50 से 60 रुपीज का मिले।
तो गवर्नमेंट अपने उसका नुकसान नहीं चाहती है, क्योंकि कभी कभी क्रूड ऑयल बहुत महंगा मिलता है तो गवर्नमेंट के टैक्सेस रिकवर नहीं होते। तो जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस की रिकवरी टैक्स को बढ़ा के कर पाती है, जो कि जीएसटी में पॉसिबल उसके लिए नहीं होगा। दूसरा प्रोडक्ट इनके लिए है डीजल। डीजल को वहां पे नाम दिया गया हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल का नाम दिया गया मोटर स्पिरिट। तो अगर मोटर स्पिरिट वहां पे लिखा है तो आप क्या सोचेंगे? मोटर स्पिरिट इज नथिंग बट पेट्रोल जो आप खरीदते हैं। नेचुरल गैस सीएनजी, आजकल आप देख रहे हैं सारी चीजें सीएनजी पे चलती है। सीएनजी के रेट्स पहले जब लॉन्च हुए तो काफी कम थे, क्योंकि डिमांड बढ़ते 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 इसके भी रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन इससे माइलेज अच्छी हो जाती है कार की, इसीलिए अभी भी यूज हो रहा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिससे आपका प्लेन वगैरह चलता है। जब अगर आप किसी ने देखा होगा, अगर आप गए होंगे फ्लाइट से, तो इंडियन ऑयल के कुछ टरबाइन फ्यूल्स भरे जाते हैं वहां पे दिख जाते हैं। तो इन 5 चीजों को छोड़ के अगर दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे कि एलपीजी है जो कि घर में गैस यूज होती है, केरोसिन तेल है, फिर क्या है, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट, इन सब पे जीएसटी लगता है। तो ये कहाँ पे लिखा है सर? ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में लिखा है। ये क्लियर हो गया सर, आगे बढ़िए सर। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 किसका सेक्शन है? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉर्मली अगर सप्लाई की ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होगी, एक सप्लायर और एक रिसीवर। सप्लायर जो कि सप्लाई कर रहा है, अगर मैंने गुड्स सोल्ड किया तो सप्लायर कौन होगा? जो सेलर होगा वो होगा, और जो गुड्स परचेज कर रहा है वो रिसीवर होगा। तो गवर्नमेंट ने लेवी में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में बना के रखा है, सप्लायर अगर गुड्स का होगा ही विल लाइबल टू पे जीएसटी, और अगर सप्लायर किसका होगा, सर्विसेज का, तो सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। सपोज करो कोचिंग में 100 बच्चे ने एडमिशन लिया, अपनी फीस पे की इंक्लूडिंग जीएसटी, तो अब गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हम 100 स्टूडेंट के पास जा जाके पैसा मांगेंगे। गवर्नमेंट ने किसको पकड़ा है? गवर्नमेंट ने सर इसको पकड़ा है क्या? सर बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट। गवर्नमेंट ने किसको पकड़ा है? गवर्नमेंट ने बोला फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी किससे हम लेंगे? 1 मिनट, मैं स्लाइड खोल लूँ अपनी। गवर्नमेंट ने बोला हम जीएसटी लेंगे आपका सप्लायर से जो सप्लाई कर रहा है। ये तो नॉर्मल केस हुआ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है। 9 सबसेक्शन 3 में इन्होंने बोला कि हम जीएसटी जो लेंगे वो रेसिपिएंट से बोलेंगे कि आप जीएसटी जमा करो इन स्पेशल केसेस, सारे केसेस में नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में लेंगे। सपोज का सप्लायर है, रेसिपिएंट है, जैसे मैंने यहाँ बता के रखा है कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई की सर्विसेज, और रेसिपिएंट ने क्या पैसा लिया? वैल्यू ऑफ सप्लाई थी 10,000, तो कैश इनफ्लो हो गया 10,000 का। इस केस में गवर्नमेंट रेसिपिएंट को बोलता है कि आप जो 18% जीएसटी का रेट है, 18%, ये आप जमा करवाएंगे। सर किस केसेस में ऐसा होगा? ऐसे केसेस को इन्होंने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में डिफाइन करके रखा है। मैं दिखाता हूं आपको, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में ये नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 में ऐसी चीजों के बारे में लिखा गया, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, जहां पे रेसिपिएंट पे करेगा या जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट अदर देन सप्लायर। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में लिखा गया। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कौन आएंगे? जैसे कि एक एग्जांपल है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? इन इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि वो फिरंगी जो बाहर का आदमी है, जो फॉरेनर है, वो तो रजिस्टर्ड नहीं होगा,
तो जो सर्विस रिसीव कर रहा है हम उसी को से जीएसटी चार्ज करेंगे। जीएसटी शैल बी लेविड ऑन, देखिए लिखा है रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट जैसे ही आरसीएम में आता है तो वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 24 में। सर ये बात समझ में आती है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में गवर्नमेंट की एक सीधी सी बात ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेगा, तो क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और वो सप्लायर है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम छोड़ देंगे और किसको पकड़ेंगे? जो रेसिपिएंट, जो सब गुड्स रिसीव कर रहा है, जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, हम उसी को करेंगे। सर क्या ऑल केसेस में? नहीं, इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ केसेस को नोटिफाई करके रखा है। देखिए लिखा है क्या, ये आप चार्ट पूरा बना लेंगे। गवर्नमेंट में नोटिफाई क्लास ऑफ पर्सन एज रेसिपिएंट एंड कैटेगरी ऑफ सप्लाई, कौन किस कैटेगरी को नोटिफाई करेगी ये पूरा लिखा होगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो 9 सबसेक्शन 4 से वो आउट है। अरे सर ऐसा कैसे? क्योंकि भैया जब सप्लायर अपना पैसा दे पा रहा है तो क्यों आएगा? तो आज की डेट में सिर्फ एक ही पर्सन को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, बिल्डर को नोटिफाई किया है। और बिल्डर से अगर आपको ऐसे बिल्डर अगर सीमेंट खरीद रहा है, बालू खरीद रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो बिल्डर विल हैव टू पे जीएसटी ऑन इट एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ईच नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को, रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेक्शन 24 में। और अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर ये भी बात क्लियर है। अब एक बड़ा विचित्र केस आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मैं डिटेल वीडियो मैं अभी लिंक पे डाल दूंगा। उसमें डिटेल वीडियो में क्या हम लोग ने पढ़ा था कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे क्या होगा कि वो सप्लायर और रेसिपिएंट को सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं। उनका मेन काम है कि ऐप के थ्रू दोनों को इंटीग्रेट करना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है सर? इसके एग्जाम्पल हैं ओला, यूबर। ये कैब ओनर और कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। अर्बन कंपनी को क्या करते हैं? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में भेजते हैं, ब्यूटिशियन। तो रियल सप्लायर कौन है? जो प्लम्बर आ रहा है। और कंज्यूमर कौन है? जो सर्विस रिसीव कर रहा है, तो दोनों को इंटीग्रेट करने का काम कर रही है। और क्या हो सकता है सर? ओयो, मेक माई ट्रिप से आपने होटल की बुकिंग की, बुक माई शो से आप पीवीआर की टिकट बुक कर रहे हैं या किसी भी अदर थिएटर्स की टिकट बुक कर रहे हैं, बीएमएस में लिख रहा हूं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने किसको किसको मिलाया? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने इंटीग्रेट किया है रियल सप्लायर और कस्टमर को। तो रियल सप्लायर सर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ओयो है तो रियल सप्लायर होटल है, कस्टमर जो कि मिस्टर एक्स हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस ट्रांजैक्शन पे अगर सप्लाई हुई तो जीएसटी कौन पे करेगा? हु विल पे जीएसटी? इसके लिए इन्होंने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ड्राफ्ट किया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में भी इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट में नोटिफाई। सर इसमें भी सारे लोग नहीं कवर है क्या? हाँ, इसमें भी कैटेगरी और सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है। और साथ ही साथ ये बोला गया अगर ये सर्विस सप्लाई की गई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लाइबल टू पे जीएसटी। अगर सप्लाई की जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, लेकिन अगर सप्लाई थ्रू
रियल सप्लायर होगा सर, इसका कोई एग्जांपल होगा? जैसे पीवीआर का आपने देखा होगा, खुद का ऐप है, इंडिको का खुद का ऐप है। अगर पीवीआर ने जो बुकिंग ली वो खुद के ऐप से ली, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रोल से ही हट गया, क्योंकि पीवीआर में मुझे टिकट बुक करनी थी, मैंने पीवीआर का ऐप खोल के अगर किया तो पीवीआर इज रियल सप्लायर, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कोई अगर रोल नहीं है, तो रियल सप्लायर विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। एक केस मैंने बनाया, इसको जरा देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो पैसेंजर है उसने क्या किया, बुकिंग किया। स्टेप नंबर 1 हो गया ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ओला ने इस बुकिंग को फॉरवर्ड किया इसके ऐप में, उनके यहाँ टू टू करके बजा। फिर ये ओनर क्या करता है, ओनर ने रजिस्टर बुकिंग ली। तो इस केस में 3 केसेस हो सकते हैं। जो कैब ओनर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेक्शन 22 की वजह से, क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख के ऊपर है, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या वो सेक्शन 24 में लाइबल है लेने के लिए, या उसने रजिस्ट्रेशन लिया है वॉलंटरी अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। 3 केसेस में रजिस्टर्ड, और चौथा केस क्या हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो पैसेंजर ने क्या किया इन सारे केसेस में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग ने मोटा मोटा आज सेक्शन 9 में 5 चीजें कवर की है, अगर आप देखना चाहे तो। 1 इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जो कि कहता है जीएसटी सारे सर्विसेज पे लगेगा सिवाय अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के। 9 सबसेक्शन 2 ने बोला 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज की डेट में जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हम लोग ने 9 सबसेक्शन 3, 4 और 5 में रिवर्स चार्ज की बात की है, जिसमें हम लोग ने देखा कि आरसीएम का कॉन्सेप्ट को नोटिफाई करके रखा है गवर्नमेंट ने। कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जीएसटी कौन देगा, रेसिपिएंट देगा। अब सबसे मेन बात आती है सर, ये जो नोटिफाइड है ये तो बहुत ज्यादा है। ये आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स में उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल की तरह रखा है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ने से आपको कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए इसको जितना कम पढ़े, जितना मैं बताऊंगा उतना आप पढ़े। लेकिन इसी के साथ आपका सेक्शन 9 पूरी तरीके से कवर होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये लेक्चर आप पढ़ के आइएगा, तो ही आगे हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। ओके सर।